आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 अर्थात सीखने के मॉडल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके व्यापक में पूछे जाते हैं उनके विषय में। तो पहला प्रश्न है, सीखने के मॉडल के कितने मुख्य अवयव हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों, सीखने के मॉडल के मुख्य रूप से 3 अवयव हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 3 मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? सीखना क्या है इसकी समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ और विषय वस्तु की समझ। फिलहाल दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मॉडल का मुख्य अवयव नहीं है? विकल्प है आपके पास, सीखना क्या है इसकी समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, विषय वस्तु की समझ या फिर सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, छात्रों को जोर जोर से बोलकर पहाड़े याद कराना किस मॉडल का उदाहरण है? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर शिक्षक रटने के लिए बोल रहा है, जोर जोर से पहाड़ा याद करने के लिए बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बैंकिंग मॉडल का अर्थ होता है बच्चे को रटाकर सीखना तथा प्रोग्रामिंग मॉडल का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप सीखना। जहाँ भी चरण दर चरण सीखने की बात आएगी वहाँ पर आप प्रोग्रामिंग मॉडल को उत्तर में लेंगे। खैर, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण सीखना अर्थात रटने का मॉडल नहीं है? अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो राजू यहाँ पर ये बोल रहा है, जहाँ भी 2 और 2 दिखे वहाँ पर 4 लिख दो। यहाँ पर बच्चों को रटना सिखाया जा रहा है। साथ ही अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें भी रटने के लिए बोल रहा है। साथ ही चौथे ऑप्शन में भी रटने की बात की जा रही है, याद करने की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आराध्या छात्रों को समझाती है कि जो संख्याएं 2 से भाग चली जाती है वो सम संख्याएं होती है। यहाँ पर समझाने की बात हो रही है। फिलहाल बात करते हैं 5वें प्रश्न की। राधिका कक्षा तीसरी के छात्रों को घटाव के सवाल हल करवा रही है। वह छात्रों को बताती है सबसे पहले इकाई के अंक से इकाई को घटाना है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम घटाने से संबंधित प्रश्न हल करते हैं तो पहले इकाई को घटाते हैं, उसके बाद दहाई को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले स्टेप में हम इकाई को घटा रहे हैं और दूसरे स्टेप में हम दहाई को। तो ये क्या हो गया, चरण दर चरण सीखना, अर्थात स्टेप बाय स्टेप हम किस में सीखते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल में सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग मॉडल किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगर वह आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप गिलबर्ट को उत्तर के रूप में लेंगे। खैर, छठवां प्रश्न है, किस मॉडल के अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं? विकल्प है सीखना अर्थात रटना, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहाँ पर समझ बनाने की बात हो रही है, जो आपके ऑप्शन 3 से मैच करता है, सीखना यानी समझ का निर्माण। साथ ही 2 प्रश्न और हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आपके सीजीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बताइए कि बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल किसने दिया था? खैर, 7वां प्रश्न है, यदि शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को ग्रहण करने में बच्चे गलती करते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर पहले 3 ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों नेगेटिव हैं। बच्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को गलती के साथ छोड़ देना चाहिए, माता पिता को बुलाकर उन्हें दंड देना चाहिए, यह तीनों पॉइंट नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चा अगर गलती करे तो उसे इनाम और दंड की व्यवस्था के द्वारा दूर करना चाहिए। सो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
इसी क्रम में बात करते हैं 8वें प्रश्न की। किस मनोवैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों की गलतियां यह बताती है वे कैसे सीखते हैं? दोस्तों, पियाजे ने अपने बच्चों पर अध्ययन करके उनकी गलतियां देखकर यह स्पष्ट किया था कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में 9वां प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए? ऑप्शन है पाठ से संबंधित उद्देश्य, शिक्षण विधियां, प्रश्न बैंक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है। पाठ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यह ज्ञान शिक्षक को प्राप्त कर लेना चाहिए। कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति पाठ पढ़ाने से हो जाएगी? इसका ज्ञान शिक्षक को प्राप्त करना है। प्रश्न 10वां है, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। निम्न में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा के साथ जोड़ना बेहतर होगा। यह ऑप्शन भी पॉजिटिव है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कों में कोई संबंध नहीं है। यह ऑप्शन नेगेटिव है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11वां है, गणित में निम्न में से कौन से चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? विकल्प है शारीरिक साधनों को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन एवं व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, या फिर समस्याओं को समझना और परिभाषित करना। दोस्तों, यहाँ पर पहला ही पॉइंट नेगेटिव है। इस ऑप्शन में ये बोला जा रहा है शारीरिक साधनों को अधिक महत्व देना। तो गणित में शारीरिक साधन की बात कहाँ से आ गई? इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12वां है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह किस उपागम का अनुपालन कर रहा है। विकल्प है निगमन विधि, प्रायोगिक विधि, व्यवहारिक विधि या फिर आगमन विधि। नी से निगमन और नी से नियम। शिक्षक क्या कर रहा है? नियम लिख रहा है। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जहाँ भी नियम लिखने की बात आएगी आपको निगमन विधि के साथ चले जाना है। फिलहाल चर्चा करते हैं 13वें प्रश्न पर। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर ये सभी। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो व्याख्यान विधि का उपयोग हम गणित में करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, व्याख्यान विधि जो है वो थोड़ी सी निष्क्रिय है गणित में। फिर भी समझाने के लिए हमें व्याख्यान विधि का उपयोग थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। साथ ही मॉडल का प्रदर्शन हम गणित में करते हैं और आगमन निगमन विधि का उपयोग भी हम गणित में करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। खैर, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप बच्चों की त्रुटि को कैसे कम करेंगे? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। क्या करना है आपको? बच्चों से बार बार अभ्यास करवाना है। साथ ही बच्चों में आपको सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना है और बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हैं। फिलहाल अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन है भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या फिर आध्यात्मिक।
दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है, अर्थात कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं की। माध्यमिक स्तर पर बच्चों को गणित इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनमें तार्किक शक्ति का विकास हो और वे अच्छे से गणना कर सके। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चे का मानसिक विकास करना है। 16वां प्रश्न है, रमन 4 तीलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बनाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, रमन 4 तीलियों के साथ खेल रहा है, साथ ही वह गणित भी सीख रहा है, अंकों को वह लिख रहा है। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है। खैर, बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक छात्रों में गति और शुद्धता विकसित करना चाहता है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे को मौखिक कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछें ताकि वो प्रश्नों का उत्तर दे और उनमें शुद्धता आए। साथ ही अगर आप बच्चों को कोई कार्य देते हैं तो समय सीमा निर्धारित कर दीजिए कि आप 5 मिनट में इस काम को करके दिखाइए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कैलकुलेटर का उपयोग की बात की जा रही है, गणना संबंधी सहायक सामग्री के उपयोग की बात की जा रही है। इसलिए ऑप्शन ए और बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19वां है, एक विद्यार्थी ने 800 पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए ब्याज का सूत्र दिया। ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहाँ पर पहले से ही नियम दे रखा है, न से नियम और न से निगमन। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जहाँ भी नियम दिया रहता है वहाँ पर निगमन विधि होता है। फिलहाल 20वां प्रश्न है, इकाई योजना विधि के जनक कौन हैं? ऑप्शन है स्किनर, हर्बर्ट, जॉन डीवी या फिर किलपैट्रिक। दोस्तों इकाई योजना विधि के जनक मॉरिसन कहे जाते हैं, लेकिन यह ऑप्शन आपके प्रश्न में समाहित नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जॉन डीवी। प्रश्न 21वां है, बच्चे ने निम्न त्रुटि की, 62 में 48 को घटाने पर 46 आया है। स्वाभाविक सी बात है, 2 में अगर 8 को घटाए तो 6 नहीं आएगा। अगर बच्चा यहाँ पर चाहता तो 6 से उधार ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चे को उधार लेने की समझ नहीं है। प्रश्न 22वां है, नियम से उदाहरण की ओर जाना किस विधि से संबंधित है? विकल्प है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या फिर नियम विधि। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर नियम की बात की जा रही है, न से नियम और न से निगमन। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जहाँ भी नियम की बात आती है वहाँ पर निगमन विधि होता है। फिलहाल 23वां प्रश्न है, आयत का परिमाप ज्ञात करना। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सूत्र नहीं दिया गया है। सूत्र क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चूँकि सूत्र यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका उत्तर नहीं हो सकता। साथ ही विश्लेषण विधि भी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, बड़ी समस्या को तोड़कर छोटी छोटी समस्याओं में विभक्त कर दिया जाता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत होता है। छोटी छोटी समस्या को मिलाकर एक बड़ी समस्या संश्लेषण विधि में बनाई जाती है। इसलिए आगमन विधि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगमन विधि क्या है? उदाहरण से नियम की ओर।
यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, नियम प्राप्त कर सकते हैं। बात करें 24वें प्रश्न की, गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हम कौन सी अवधारणा विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन है आयत की, ठोस की, गोल की या फिर पंचभुज की। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर गोलाई की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गोल की। फिलहाल बात करते हैं 25वें प्रश्न की, कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को लंबाई की इकाइयाँ पढ़ानी है। कक्षा तीसरी के विद्यार्थी काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए बच्चों को समझाने के लिए सरल माध्यमों का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। ऑप्शन बी है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाला रूलर, नापने वाली छड़ी, नापने वाली पट्टी जो वास्तव में प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर, या फिर विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी ज़्यादा उपयुक्त है। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाला फुट्टा उपयोग में लाना, साथ ही नापने वाली छड़ी और नापने वाली पट्टी जो वास्तव में उपयोग में लाई जाती है। फिलहाल 26वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। दोस्तों अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सीधे सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। साथ ही दूसरे ऑप्शन में भी विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग करने की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सीधे सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यह भी उपयुक्त ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल की तुलना करना। इन वस्तुओं का उदाहरण देके शिक्षक क्षेत्रफल की अवधारणा की शुरुआत कर सकता है, पाठ की शुरुआत कर सकता है। खैर बात करते हैं 27वें प्रश्न की, कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों को सरल आकृति, उनके तल और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। क्या हमें ग्राफ पेपर का उपयोग करना चाहिए, जियोबोर्ड का, 3D सॉलिड्स के मॉडल का, या फिर क्यूब्स का। यहाँ पर बच्चों को सरल आकृतियाँ समझानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जियो बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जियो बोर्ड क्या होता है, एक आयताकार पट्टी होती है, उसमें बहुत सारे कील ठुके हुए होते हैं जिस पर आप रबड़ लगाकर विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिलहाल 28वां प्रश्न है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है। आगमन विधि क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सामान्य है, जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अवेलेबल था क्या, नहीं था। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वही क्या है, विशिष्ट है। अर्थात कहने का मतलब ये है 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सामान्य है और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विशिष्ट है, अर्थात हम सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिलहाल 29वां प्रश्न है, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, 306, 408, 4008 या फिर 4018।
अब बच्चे ने क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। 30 6 40 8 408 और 40 18। यहाँ पर गलती से 306 लिख दिया गया है, वो वास्तव में 30 6 है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर बच्चे को स्थानीय मान की संकल्पना ज्ञात नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उसे केवल 2 अंकों का ही ज्ञान है। 2 संख्याओं को पढ़ना ही उसे आसान लगता है। फिलहाल बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है संकल्पना में त्रुटि, कार्यविधिक त्रुटि, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि, या फिर पढ़ने की त्रुटि। बच्चा जब भी इस प्रकार के प्रश्न आता होगा वह ए बी ही लिखता होगा। तो यहाँ पर बच्चे को क्या हो गया है, आदत हो गया है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चा ए बी लिखता है। अपनी आदत के कारण वह इस प्रकार की त्रुटि कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।